अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं व्हिच इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक एटम के अंदर 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साइंटिस्ट अब ये जानना चाहते थे कि ये जो पार्टिकल्स हैं किस तरह से अरेंज होते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह से अरेंज होता है एक एटम के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं शेल्स के अंदर, KLMN शेल्स के अंदर अरेंज अरेंज होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को मज़ीद प्रूफ की ज़रूरत है टू कंफर्म दैट इलेक्ट्रॉन्स रियली लिव इन द शेल एंड जंप बिटवीन देम। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर ही रहते हैं या फिर जंप भी करते हैं। सो द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द बोहर मॉडल ऑफ द एटम एंड लेटर मॉडल ऑफ द एटम और सपोर्टेड टू मैन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इस बात को प्रूव करने के लिए दो मज़ीद एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ी। सो दीज टू सोर्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। तो ये दो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे, इनकी ज़रूरत पड़ी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से अरेंज्ड होते हैं एक एटम के अंदर। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये दो एविडेंस की ज़रूरत पड़ी। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ऐसे इसको हम इजी वर्डिंग में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में है, जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में। अब क्या होता है कि इसको हमने हीट किया। सो इफ़ यू हीट इट स्ट्रांगली और पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, इसको या तो हमने हीट किया है या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। तो हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड मीन्स कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्होंने जंप किया हायर शेल के ऊपर। मीन्स लो एनर्जी स्टेट से ये हाई एनर्जी स्टेट पे मूव हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के। तो हुआ क्या कि जब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स वापस दोबारा आए लो एनर्जी स्टेट में। दे सून फॉल बैक टू देयर ओरिजिनल लोअर एनर्जी स्टेट। जब ये आए लो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो लाइट थी ये रैंडम नहीं थी, ये स्पेशल कलर्स थे। एंड दीज स्पेशल लाइट पैटर्न इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो था ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो अब डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट is heated to a high temperature or subjected to electrical discharge, it emits radiation or certain wavelength, and this radiation show colored line in this and called atomic spectrum। यानी कि ये जो रेडिएशन है ये कलर्ड लाइन शो करती हैं और इसको कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड या फिर कलर बैकग्राउंड, उस पर डिफरेंट लाइंस शो होती हैं। एंड वो लाइंस होती हैं स्पेशल कलर्ड लाइन, जिसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स पे। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। सो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल डाउन दे इमिट लाइट। जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर आएंगे तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट रिलीज करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो लाइट है ये हमें नज़र कहाँ आएगी? ये एक स्क्रीन और स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है, उसके ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में शो होगी। सो वी सी ब्राइट कलर्ड लाइंस ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। एक ब्लैक बैकग्राउंड पर हम डिफरेंट लाइंस को देखते हैं और हर लाइन की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। सो प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर वन। यानी कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर। एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है कलर्ड लाइंस की फॉर्म में। एंड एग्जांपल इसकी देखते हैं। हाइड्रोजन गैस शो फ्यू शार्प कलर्ड लाइंस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जो है ये कुछ कलर्ड लाइन शो करती है पर्पल कलर में, ब्लू कलर में एंड रेड कलर में। सो एग्जांपल है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ब्राइट कलर्ड लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। अच्छा, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल है। अच्छा, हाइड्रोजन के केस में क्या है कि ये ब्राइट कलर लाइन शो करता है लेकिन बैकग्राउंड डार्क होता है। बैकग्राउंड ब्लैक होता है लेकिन उसके ऊपर ये लाइंस जो शो करता है वो कलर्ड होती हैं। जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है हाइड्रोजन की, लेकिन बैकग्राउंड इस पे ब्लैक है। लेकिन जो लाइंस शो कर हो रही है वो कलर्ड है। मीन्स रेड लाइन शो हुई है, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल लाइंस शो हुई हैं। सो
बैकग्राउंड ब्लैक है लेकिन कलर्ड लाइन्स शो हुई हैं, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड वन आ जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में क्या है कि हमने लाइट पास करवाई, व्हाइट लाइट जिसके अंदर सारे कलर्स थे। तो हुआ क्या कि हमने लाइट पास करवाई थ्रू कोल्ड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस व्हेन बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस एलिमेंट इन अ कोल्ड स्टेट। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ जब हमने बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करवाई, सॉरी पास करवाई थ्रू गैसियस एलिमेंट इन कोल्ड स्टेट। नेक्स्ट क्या होता है कि एटम्स विल एब्जॉर्ब सम ऑफ कलर्स टू मेक देयर इलेक्ट्रॉन जंप अप। अब क्या होता है कि कुछ वेवलेंथ एटम्स कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड लिविंग डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ये कुछ वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ये वेवलेंथ अब्जॉर्ब करने के बाद कलर प्रोड्यूस करती हैं टू मेक देयर इलेक्ट्रॉन जंप अप। कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ये कलर प्रोड्यूस करती हैं, कलर्ड लाइंस सॉरी डार्क लाइंस प्रोड्यूस करती हैं कलर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर। डार्क लाइंस प्रोड्यूस करती हैं कलर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर एंड इसकी एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स कि डार्क लाइंस जो होती हैं लेकिन बैकग्राउंड कलर्ड होता है लाइक अ रेनबो बैकग्राउंड। सो स्क्रीन के ऊपर या स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर दोज अब्जॉर्ब्ड कलर्स अपीयर एज अ ब्लैक डार्क लाइंस ऑन अ रेनबो बैकग्राउंड। जैसा कि इस इमेज में देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर्ड है लेकिन जो इस पे लाइंस शो हो रही हैं वो डार्क है। डिफरेंट बैकग्राउंड पर लाइंस शो हो रही हैं एंड ये लाइंस डार्क बैकग्राउंड पर कलर्ड बैकग्राउंड पर शो हो रही हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि जो वेवलेंथ है डार्क लाइंस वेवलेंथ ऑफ डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और द सेम एज कलर्ड लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो वेवलेंथ है डार्क लाइंस की कलर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर एंड कलर्ड लाइंस की डार्क स्पेक्ट्रम के ऊपर, इन दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल सेम होती है। जैसा कि इधर देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये 650 नैनोमीटर अगर इसकी वेवलेंथ है तो सेम इसकी भी 650 नैनोमीटर ही वेवलेंथ है। मीन्स ये लाइन्स अगर आप देखें तो ये सेम सेम पोजीशन पर हैं। सो वेवलेंथ इन दोनों की बिल्कुल सेम होती है। अगर एक की वेवलेंथ 650 है तो दूसरे की भी 650 होगी। तो अकॉर्डिंग इसकी जो वेवलेंथ होगी वही इसकी वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ इनकी सेम होती हैं। इट इमिशन शो अ ब्राइट रेड लाइन एट 650 nanometers. Absorption will show a black gap at 650 nanometer. अब अगला सवाल ये उठता है कि वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज इम्पोर्टेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ऐसा है कि एवरी एटम हैज़ यूनिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। हर एक एटम की एक यूनिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होती है। सो यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल। हर एक एटम के यूनिक अरेंजमेंट है एंड एनर्जी लेवल फिक्स है। हेंस ईच एलिमेंट प्रोड्यूस अ यूनिक स्पेक्ट्रम। हर एक एलिमेंट अपना एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम एक यूनिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तो एवरी एटम विल एब्जॉर्ब एंड इमिट डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स। हर एक एटम कलर्स को एब्जॉर्ब भी करता है एंड इमिट भी करता है डिफरेंट कलर्स को। दैट्स व्हाई atomic spectra is important. अच्छा, this prove that atomic spectra are like fingerprints of element. ये प्रूव करता है कि जो atomic spectra है ये like fingerprints. Atomic spectra is called fingerprints of atoms. Each element can be identified by its characteristic spectrum. हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई अननोन एलिमेंट्स बाय जस्ट लुकिंग एट देयर स्पेक्ट्रम। मीन्स के स्पेक्ट्रम को देखकर साइंटिस्ट ये जान लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिगर 2.3। फिगर 2.3 में कुछ वेवलेंथ बताई गई हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। सो रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर। सो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करती हैं। जैसा कि फर्स्ट वन इज हीलियम। हीलियम क्या करता है? हीलियम येलो और रेड लाइन शो करता है। सो हीलियम शो येलो एंड रेड लाइन एंड फर्स्ट वन इज हीलियम। तो हीलियम रेड लाइन एंड येलो लाइंस को शो करता है। सेकंड वन इज नियॉन। नियॉन डिफरेंट ब्राइट लाइंस को शो करता है, डिफरेंट लाइंस को शो करता है रेड एंड येलो के कलर में। थर्ड वन इज सोडियम। सोडियम स्ट्रॉन्ग येलो लाइंस को शो करता है। सोडियम जस्ट येलो लाइंस को शो करता है एंड
लास्ट वन इज़ मरकरी। मरकरी मल्टीपल शार्प लाइन्स को शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल कलर्स की मीन्स पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो डिफरेंट लाइन्स को शो करता है मरकरी। सो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट लाइन्स को शो करते हैं और इन्हीं स्पेक्ट्रम को देखकर साइंटिस्ट ये जान लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि अगर लाइन्स ब्राइट हैं यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड पर कलरफुल लाइन्स हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फॉलिंग डाउन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं एंड इस सब में वो लाइट को रिलीज़ कर रहे हैं, उनको लाइट इमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर लाइन्स डार्क हैं कलरफुल बैकग्राउंड पर, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूव कर रहे हैं गोइंग अप, मीन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं एंड इस सब में वो उनको वाइट लाइट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें वाइट लाइट चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं तो उन्हें लाइट चाहिए होती है, लेकिन जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर आते हैं तो वो इस सब केस में एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि लाइट रिलीज करते हैं। टॉपिक पर आते हैं विच इज 2.3.2 आयनाइजेशन एनर्जीज एंड एनर्जी लेवल। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में शेल्स होते हैं, तो उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अब क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी नहीं होती एंड किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम हैव डिफरेंट एनर्जीज? कि अगर डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि हर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हर शेल का डिस्टेंस डिफरेंट होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का। हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल पे हैं, कोई दूसरे पे हैं, कोई पहले पे हैं, तो न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, तो डिस्टेंस कम है, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे शेल पे है तो वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा एंड उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो डिस्टेंस के ऊपर ये चीज़ बेस करती है, बिकॉज एवरी शेल इज़ एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हर शेल एक डिस्टेंस पे है और हर शेल का डिस्टेंस डिफरेंट है न्यूक्लियस से। So we can measure this distance of energy by ionization energy। हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं एनर्जी के ज़रिए और इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? वो एनर्जी जो हमें ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से। तो एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। By studying ionization energy, we can know how electrons are arranged in the shell। Ionization energy को पढ़ते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं एक शेल के अंदर। सो दो तरीकों से हम आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स सेम एलिमेंट एंड द थर्ड वन इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आज के लेक्चर में हम जस्ट फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट? इसके केस में क्या है, एलिमेंट सेम है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड वन बाय वन फ्रॉम दी सेम एटम, यानी कि अगर एक ही एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं वन बाय वन, एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ईच रिमूवल नीड एनर्जी, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जब हम एटम से निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होगी जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो है अगर हम सैम एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं वन बाय वन और उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सो every time you remove you measure the energy and these values are called successive ionization energy। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो थी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी यूज़ हुई वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है
और वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि जितनी एनर्जी यूज़ होगी वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। सो एज़ वी कीप रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते रहते हैं, सो एनर्जी रिक्वायर्ड कीप इंक्रीजिंग। अच्छा, जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमें कम एनर्जी यूज़ हुई, सेकंड निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और थर्ड निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। तो जैसे-जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते रहेंगे, वैसे-वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती रहेगी और एनर्जी की अमाउंट भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी उस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो बिग जंप कम व्हेन वी मूव फ्रॉम आउटर शेल टू इनर शेल। ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जैसे-जैसे हम मूव करते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल। So each time energy needed to become larger because few electrons are left and the nucleus pull them more strongly, क्योंकि जब कम इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड उन कम इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनको निकालना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो उनको निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, मैग्नीशियम की एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के पास टोटल हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है आउटर शेल यानी कि बाहर वाला शेल, इसके पास उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे देख ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली रिमूव हो जाते हैं और इसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि तीसरा शेल है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो बिकॉज़ ऑफ डिस्टेंस न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होता एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के केस में क्या होता है कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शील्ड करते हैं, ये न्यूक्लियस का होल्ड थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईज़ी होता है। तो सबसे पहले थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं ईज़िली और इसके लिए कोई ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। जब अब बारी आती है इन 2 के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन की, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि अब ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, अब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। सो बिकॉज़ इन इट्स इनर शेल होता है बीच वाला शेल। तो इस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ को करते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के लिए तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। सो जब हम आते हैं इन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड देन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर पाते हैं। सो ग्राफ में 2 बड़े जंप्स भी हैं। आफ्टर सेकंड इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इज़ फिनिश्ड। यहाँ पर 2 बड़े जंप्स हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद यहाँ पर अगर आता है फर्स्ट जंप, तो यहाँ पर क्या होता है कि आउटर शेल खत्म हो गया, मीन्स एक शेल खत्म हो गया एंड अब यहाँ से जो शेल स्टार्ट हो रहा है वो दूसरा शेल स्टार्ट हो रहा है। थर्ड शेल खत्म हो गया है, अब यहाँ पर दूसरा शेल स्टार्ट हो रहा है, सेकंड शेल स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे एक बिग जंप है एंड आफ्टर 10 इलेक्ट्रॉन शेल सेकंड शेल इज़ फिनिश। 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद सेकंड शेल खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पर है सेकंड जंप। सो दिस प्रूव दैट मैग्नीशियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल, यानी कि इसने प्रूव किया कि मैग्नीशियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आईएमपी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में आपको कोई भी आंसर हो तो बता सकते हैं एंड इस लेक्चर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 1 है एंड आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।